आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 1। चैप्टर 1 का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे और आज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भाग 2, अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। इसी चैनल पर प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। आपको पता है कि जीरो टू हीरो बैच के तहत पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करवाते हैं, तो चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लासेस अब चल रहा है। भाग 1 कंप्लीट हो गया, आज ये भाग 2 कंप्लीट होते ही ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अभी से पहले 10 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेता। और देखिए आज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास खत्म हो जाएगा और इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है 11 नंबर निम्न में से, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, तो इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग का शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भारत के प्राचीन समाज व्यवस्था का ग्रंथ है? या ऐसे भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन भारत के प्राचीन समाज व्यवस्था एवं नियम विधान का नियम एवं विधान का ग्रंथ है। यानी किसमें प्राचीन भारत के समाज के नियमों का वर्णन है, यानी कि नियम को कैसे कैसे प्राचीन भारतीय समाज चलेंगे, क्या होगा, पूरी अच्छी तरह से नियमों का वर्णन कौन सी किताब में है? हर्षचरित, मालविकाग्निमित्रम, मनुस्मृति या डी अर्थशास्त्र? तो ये मनुस्मृति में, ध्यान रखिएगा। और इसकी रचना मनु ने किया था। तो मनुस्मृति ही प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था के ग्रंथ है कि प्राचीन भारतीय समाज कैसे चलेगा, क्या होगा, ये सब इसमें नियम लिखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए गेम्स लिखा गया है, जेम्स होगा, जेम्स प्रिंसेस को एशियाटिक रिसर्च, रिजर्व नहीं रिसर्च यहाँ पर होगा, ये भी गलती है, रिसर्च, गेम्स नहीं, जेम्स प्रिंसेस को, ये गलत है। जेम्स प्रिंसेस को एशियाटिक रिसर्च, यहाँ पर क्या होगा, रिसर्च सोसाइटी का सचिव कब बनाया गया? जेम्स प्रिंसेस को एशियाटिक रिसर्च सोसाइटी का सचिव कब बनाया गया? 1832 में, 1833 में, 1835 में, 1838 में। तो 1833 में जेम्स प्रिंसेस को जेम्स प्रिंसेस को एशियाटिक रिसर्च सोसाइटी का सचिव बनाएगा। आप समझिए जेम्स प्रिंसेस थे कौन। ये जेम्स प्रिंसेस के बारे में पहले हम लोग बात कर चुके हैं। कौन थे ये जेम्स प्रिंसेस? इन्होंने ही 1838 में ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा था। सबसे पहले किस लिपि को? और सम्राट अशोक का अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में ही था, तो इसलिए सम्राट अशोक का अभिलेख को भी सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेस को ही जाता है। तो ये कब पढ़े? 1833 में, जब एशियाटिक रिसर्च सोसाइटी का इनको सचिव बनाया गया, तो इन्होंने क्या किया, 1833 से ही ये ब्राह्मणी और खरोष्ठी दोनों लिपियों का अध्ययन करना शुरू किया। और फाइनली 1838 में जाकर इन्होंने क्या किया, इन दोनों लिपियों को पढ़ा। तो जब इनको सचिव बनाया गया 1833 में, तभी से इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था, मतलब इनको अध्ययन करना शुरू कर दिया। और फाइनली कब जाकर पढ़े? 1838 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेस को एशियाटिक रिसर्च सोसाइटी का सचिव कब बनाया गया? 1833 में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर 1833 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का उद्देश्य क्या था? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताना है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी, और स्थापना जो था वो किसने किया था? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने किया था और इसका ये कब किया गया था, कब और किसने किया था? ये दोनों कमेंट में लिखकर आपको बताना है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब किया गया था और किसने किया था। और भारतीय पुरातत्व विभाग का उद्देश्य क्या था? चलिए, ये तो सैनिक प्रशिक्षण देना इनका उद्देश्य था। बेहतर न्याय व्यवस्था का उद्देश्य है। भारतीय इतिहास को खोजना यहाँ पर हो जाएगा, या खोज, भारतीय इतिहास का खोज इनका उद्देश्य था, या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय इतिहास को खोजना ही, या खोज ही चाहते थे ना कि भारतीय इतिहास कैसा है उनको खोजना, भारतीय इतिहास को ढूंढना ही इनका मुख्य उद्देश्य था। किनका? भारतीय पुरातत्व विभाग का। ध्यान रखिएगा, भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना इसी उद्देश्य से किया गया ताकि भारतीय इतिहास को खोजा जा सके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी केंद्रीय विभाग कब बनाया गया? कब अस्थायी इसको बना दिया? अब भैया अस्थायी केंद्रीय विभाग है, अस्थायी केंद्रीय विभाग कब बनाया गया इसको? 1904 में, 1804 में, 1906 में या 1908 में? तो अस्थायी केंद्रीय विभाग 1906 में इसको बनाया गया। और ये किसके सहयोग से बनाया गया? जॉन मार्शल के सहयोग से बनाया गया। ध्यान रखिएगा, जॉन मार्शल के सहयोग से बनाया गया इसको अस्थायी केंद्रीय विभाग। भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी केंद्रीय विभाग 1906 में बनाया गया और जॉन मार्शल का सहयोग से बनाया गया। कब? 1906 में बनाया गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? 4, 3, 8 या डी इनमें से कोई नहीं। तो 3 कालखंडों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास मुख्य रूप से 3 ही इतिहास पढ़ते हैं हम लोग। 3 ही इतिहास पढ़ते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन या आधुनिक इतिहास। ये 3 प्रकार के इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन साहित्यिक स्रोत है? शिलालेख, सिक्का और शास्त्र या स्मारक। तो साहित्यिक स्रोत कौन है? और शास्त्र जो कि एक पुस्तक है। क्या है? पुस्तक। और शास्त्र एक पुस्तक है जो कि साहित्यिक स्रोत है। बाकी सब पुरातात्विक स्रोत है। क्या है? बाकी सब पुरातात्विक स्रोत है और ये एक साहित्यिक स्रोत है। और शास्त्र किसने रचना किया था? चाणक्य के द्वारा ये रचना किया गया। चाणक्य उनका नाम कौटिल्य भी है या विष्णुगुप्त भी उनको कहते हैं। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, उन्हीं का तीनों नाम है। चलिए, ये चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु थे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देवनागरी लिपि कैसी लिपि है? जो हिंदी हम लोग लिखते हैं, किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। और सम्राट अशोक के जो अभिलेख थे कौन? ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि में थे। और भी लिपियों में मिले लेकिन अधिकतम ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि में मिले हैं सम्राट अशोक का अभिलेख। और देवनागरी लिपि कैसी है? वर्णात्मक लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि है, चित्रात्मक लिपि है, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये वर्णात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि वर्णात्मक यानी वर्णों पर आधारित है। हिंदी किस पर आधारित है? वर्णों पर। जब तक आपको वर्णमाला नहीं आएगा तब तक ना हिंदी पढ़ सकते हैं ना हिंदी लिख सकते हैं। क, ख, ग जब तक नहीं याद रहेगा, ये सब नहीं पता रहेगा, वर्णमाला जब तक पता नहीं रहेगा तब तक देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी हम नहीं पढ़ सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना लिख सकते हैं। देवनागरी लिपि वर्णात्मक लिपि है, ध्यान रखिएगा, वर्णों पर ही आधारित होती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो पता ही है, देवनागरी लिपि कैसी लिपि है? वर्णात्मक लिपि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा के उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? हड़प्पा का जब उत्खनन हो रहा था, हड़प्पा सभ्यता यानी कि उसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं आगे तो अभी बताएंगे, जब सिंधु घाटी सभ्यता चालू होगा तब हम बताएंगे। लेकिन अभी समझिए, जो हड़प्पा था, देखिए शुरू में जो उत्खनन हुआ हड़प्पा का, ये एक जगह मिला हड़प्पा। क्या मिला? हड़प्पा एक जगह मिला। टीला का खुदाई हुआ था, एक जगह मिला हड़प्पा। ये बहुत दूर में फैला हुआ था, एक शहर था। और ये सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के आसपास ही क्षेत्र मिल रहे थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और बाकी सब क्षेत्र इसी के आसपास मिल रहे थे। सिंधु नदी के आसपास वाले और इसके सहायक नदियों के आसपास वाले क्षेत्र मिल रहे थे। तो इसीलिए इस सभ्यता का नाम रख दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन बाद में इधर गुजरात के तरफ क्षेत्र मिलने लगे और भी बाकी सब क्षेत्र ये सब मिलने लगे। तो इस ये इतिहास का ये नियम होता है कि अगर वो सभ्यता दूर में फैली हो, बहुत ही विस्तृत हो, तो उसका नाम जो है उसके प्रारंभिक जो स्थल मिलता है उसी के नाम पर रख दिया जाता है। तो प्रारंभिक इसका स्थल कौन मिला था? हड़प्पा। प्रारंभिक स्थल मिलता हड़प्पा, इसीलिए इसका नाम फिर बाद में क्या रख दिया गया? हड़प्पा की सभ्यता। तो शुरू में इसका सिंधु घाटी सभ्यता नाम था कि सिंधु नदी और उसके आसपास के नदी के मैदानों में इनका क्षेत्र फैला हुआ था, लेकिन बाद में पूरा विस्तृत क्षेत्र मिला, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया हड़प्पा की सभ्यता। लेकिन अभी भी हड़प्पा की सभ्यता भी बोल सकते हैं, सिंधु घाटी भी बोलते हैं, सैंध सभ्यता भी इसको बोलते हैं। हड़प्पा की सभ्यता के समय जब उसका उत्खनन हो रहा था तब भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? जनरल कनिंघम, स्मिथ, जॉन मार्शल या डीन में से कोई नहीं थे। जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक, ये महानिदेशक थे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन लोहे से परिचित थे? लोहा से कौन परिचित थे? पाषाण काल के लोग लोहा से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के, वैदिक सभ्यता, डीन में से कोई नहीं। तो वैदिक सभ्यता वाले लोहा से परिचित थे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अर्थशास्त्र की रचना कब की गई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब? अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? हमने बताया कौटिल्य ने किया था, यानी कि चाणक्य, विष्णुगुप्त उन्हीं को कहते हैं। और ये मौर्य काल में, ये कब किया गया था? मौर्य काल में किया गया था। पाषाण काल में, मौर्य काल में, वैदिक सभ्यता, डीन में से कोई नहीं थे। मौर्य काल में इस सभ्यता, ये अर्थशास्त्र की जो रचना है वो मौर्य काल में किया गया था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा तरह से कंप्लीट हो गया, हम लोग तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे और इसमें अब कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम लोग तो समझ में आ गया होगा।